हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस छठा दिन का। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सुशासन के संबंध में सत्य है। किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई को इस प्रकार संचालित किया जाए कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके। सुशासन शब्द का प्रचलन 1990 के दशक में तेजी से देखा गया। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कथन है दोनों सही है, एक और दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई को इस प्रकार संचालित किया जाए कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सके। दूसरा है सुशासन शब्द का प्रचलन 1990 के दशक में तेजी से देखा गया था। जो हमने देखा वहाँ पे वही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुशासन को बढ़ावा देकर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सुशासन से केंद्रीकृत शासन का लक्ष्य भी पूर्ण होता है। सारे ऑप्शन पढ़ते हैं फिर निर्णय लेंगे कौन सा सत्य है। इससे सीमित समय में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। डी है सुशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे सुशासन से केंद्रीकृत शासन का लक्ष्य भी पूर्ण होता है, ये गलती है। बी केंद्रीकृत शासन का लक्ष्य भी पूर्ण होता है। ठीक है, वो सही होगा। तो इस प्रकार से सत्य हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में सुशासन को बढ़ावा देकर समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सुशासन से केंद्रीकृत शासन का लक्ष्य भी पूर्ण होता है। इससे सीमित समय में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। सुशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने सिद्धांत विकसित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने सिद्धांत विकसित किए हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 8 सिद्धांत विकसित किए हैं संयुक्त राष्ट्र ने। तो वो 8 क्या है यहाँ हम देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के 8 सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो सुशासन के मूल तत्व हैं। पहला आप देख सकते हैं सहभागिता है, दूसरा है विधि का शासन, तीसरा है सर्वसम्मति उन्मुख, चौथा है समानता एवं समावेश, पांचवा है प्रभावकारिता एवं कार्यकुशलता, छठा है उत्तरदायित्व, सातवां है पारदर्शिता, आठवां है अनुक्रियाशीलता। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में सत्य है। तो आइए पहला देखते हैं। प्रशासनिक कार्यों में सुधार एवं दक्षता के लिए वर्ष 1968 तथा वर्ष 2005 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। दूसरा देख सकते हैं कि सुशासन की दृष्टि से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दूसरा गलत है। सुशासन की दृष्टि से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण ना हो कि द्वितीय कहा जाए तो सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सत्य की बात हो रहा था ना, तो ऑप्शन ए सिर्फ सही होगा। आगे देखते हैं कि इसी में वही है। प्रशासनिक कार्यों में सुधार एवं दक्षता के लिए वर्ष 1968 तथा वर्ष 2005 में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। सुशासन की दृष्टि से द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वर्ष 2001 में एक कंप्यूटरीकृत लोक शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की गई। वर्ष 2001 में। आगे है वर्ष 2005 में केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सी है 26 जुलाई 2014 को सुशासन के लिए जन भागीदारी बढ़ाने हेतु मेरी सरकार MyGovernment नामक एक पहल की शुरुआत की गई। डी है वर्ष 2014 में निर्वाचित सरकार द्वारा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नारा दिया गया जो सुशासन से ही संबंधित है। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2001 में एक कंप्यूटरीकृत लोक शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की गई। ठीक है, अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ना। हाँ, वर्ष 2001 में एक कंप्यूटरीकृत लोक शिकायत उपचार एवं निगरानी प्रणाली स्थापित की गई। वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग, वहाँ पे 2005 था इसलिए गलत है।
आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 26 जुलाई 2014 को सुशासन के लिए जनभागीदारी बढ़ाने हेतु मेरी सरकार या माई government.gov नामक एक पहल की शुरुआत की गई। वर्ष 2014 में निर्वाचित सरकार द्वारा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का नारा दिया गया, जो सुशासन से ही संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा से भारत में सुशासन के समक्ष चुनौतियां है या है? नौकरशाही में लाल फीताशाही की प्रवृत्ति, प्रशासन में राजनीतिक नकारात्मक हस्तक्षेप, प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा मध्यस्थों की भूमिका। चौथा है भारत में नागरिक घोषणा पत्र का विकास। आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, 4 टोटल यहाँ पे जो है ना सही है। आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, चलिए वही है इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, 4 पॉइंट तो है, टोटल पॉइंट देख लेते हैं। भारत में सुशासन के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं जो प्रशासन में जनभागीदारी की मात्रा व प्रभाव को सीमित करती है। कुछ चुनौतियां निम्नलिखित है। नौकरशाही में लाल फीताशाही की प्रवृत्ति, प्रशासन में राजनीतिक नकारात्मक हस्तक्षेप, प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा मध्यस्थों की भूमिका, भारत में नागरिक घोषणा पत्र का विकास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोक शिकायतों का प्रभावी समाधान, महिलाओं की शिकायतों का निवारण, स्वच्छ भारत के लिए व्यवहार परिवर्तन, त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक विलंब और निर्धनता, अशिक्षा, जातिवाद एवं संप्रदायवाद जैसी सामाजिक आर्थिक बाधाएं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ई गवर्नेंस के स्वरूप हैं? सरकार से नागरिक, जिसको बोल सकते हैं G2C, और सरकार से सरकार तो G2G, सरकार से व्यवसाय G2B और सरकार से कर्मचारी G2E। तो यहाँ पे चारों जो है ई गवर्नेंस के स्वरूप है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल से देखते हैं कि सरकार से नागरिक जो गवर्नेंस ई गवर्नेंस का स्वरूप है उसमें क्या है, सरकारी सेवाओं को नागरिकों द्वारा साझा किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं के लिंक पर सेवाएं प्राप्त होती है, जैसे ऑनलाइन बिल का भुगतान, रजिस्ट्रेशन आदि। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसी में कि सरकार से सरकार का जो यहाँ पे गवर्नेंस का स्वरूप है उसमें क्या देख सकते हैं। इस मामले में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग न केवल सरकारी संगठनों के कार्यक्रम में शामिल सरकारी प्रक्रियाओं के पुनर्गठन में, बल्कि विभिन्न संगठनों के भीतर उनके बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। तो वो सरकार टू सरकार हो जाएगा। ये देखते हैं, सरकार से व्यवसाय, इसका प्रयोग सरकार के साथ सीमा विहीन रूप से व्यवसाय, समुदाय, सामग्री और सेवाओं के प्रदायकों को परस्पर क्रिया करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। इस शासन का उद्देश्य लाल फीताशाही को कम करना व समय की बचत करना है। लाइसेंसिंग, परमिट, अधिप्राप्ति व राजस्व संग्रहण में इसका उपयोग किया जाता है। सरकार से कर्मचारी, इसके अंतर्गत सरकार और उसके कर्मचारी एक दूसरे की कार्य प्रणाली से संबंधित सूचनाओं को साझा करते हैं। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शिकायतें, नियम या मानक आदि इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं, ई क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये मान के चलिए। पहला देखते हैं, ई क्रांति डिजिटल इंडिया पहल का एक अनिवार्य स्तंभ है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो यहाँ 1 जुलाई 2014 नहीं 2015 था, इसलिए आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा, सत्य की बात पूछा जा रहा है तो केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, ई क्रांति डिजिटल इंडिया पहल एक अनिवार्य स्तंभ है। ई गवर्नेंस के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ई क्रांति के सिद्धांत है या है? मोबाइल फर्स्ट पहला है, क्लाउड बाय डिफ़ॉल्ट, फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल। चौथा है भाषाई स्थायीकरण। पाँचवा है सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डाटा। तो यहाँ पे देखना है कि आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। आगे देखते हैं, तो ई क्रांति के कुछ सिद्धांत निम्नवत है। मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड बाय डिफ़ॉल्ट, फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल, भाषाई स्थानीयकरण,
पाँचवा है सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डाटा। छठा है संरक्षण मेडिटिंग, अच्छा सातवां है मेडिटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं 60 नंबर, भारत में ई गवर्नेंस की पहल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। भारत सरकार ने 1975 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की। नहीं, ये गलत है, 1970 में किया था। फिर है वर्ष 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना भारत में ई शासन की ओर पहला मुख्य कदम था। तो ध्यान देना है कि 2 नंबर तो सही है। तीसरा है वर्ष 2001 में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सृजन हुआ। तो यहाँ ध्यान देना है कि वर्ष 2001 में नहीं, वर्ष 1999 में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सृजन हुआ था। तो इस प्रकार से कौन सा कथन सत्य पूछा जा रहा है, तो सत्य केवल 2 होगा, ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर से भारत सरकार ने 1977 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की। वर्ष 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना भारत में शासन की ओर पहला मुख्य कदम था। और तीसरा है वर्ष 1999 में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सृजन हुआ। इस प्रकार से हमने यहाँ देख लिया आज 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, चलिए।